आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। भारत के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा भू राजनीतिक भूचाल आ चुका है जिसकी धमक से दिल्ली से कहीं ज्यादा ढाका की दीवारें हिल रही हैं। बिना कोई शोर शराबे के एक ऐसा कूटनीतिक शिकंजा कसा जा चुका है जिसमें पड़ोसी देश का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान बुरी तरह से छटपटा रहा है। एक तरफ जहां भारत में जश्न का माहौल है, वहीं सीमा के उस पार खौफ का वो सन्नाटा पसरा है जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी सिग्निफिकेंस है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रांग है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात की बेहतरी के चांसेस बड़े कम होंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी अगली कई दिहाइयों तक इन्होंने ही रहना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफे मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या जरूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ी? क्योंकि अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद जो भारत विरोधी शक्तियां वहां अपना सिर उठा रही थीं, आज उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश की संसद में खुलेआम भारत के एक राज्य के चुनाव नतीजों पर खौफनाक चर्चा हो रही है और वहां के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। उससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल में कमल खिलने की चर्चाओं के बीच अब वो घुसपैठिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ की और भारतीय नागरिकों का हक मारते हुए सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। रातों रात खबर आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो छिपे हुए हैं, जो किसी तरह से फर्जी आधार, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वार्ड सारी चीज बना करके भगदड़ मची हुए भाग रहे हैं, जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जितनी भी स्टेट इलेक्शंस अभी हुए हैं उसमें वो बहुत शिद्दत से उनको कामयाबी मिल रही है। मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। अब उनकी डोमिनेंस उसी किस्म की है जिस तरह की 1960 और 70 की दिहाई में, या 50 और 60 की दिहाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर होती थी। कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया। 4 मई 2026 का दिन भारतीय राजनीति में केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया के इतिहास का वो पन्ना बन गया है जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से चला आ रहा वो मजबूत किला पूरी तरह से ढह चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 207 से अधिक सीटों पर एक ऐसी प्रचंड सुनामी के साथ जीत दर्ज की है कि बड़े बड़े दिग्गजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हालत ये है कि नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी वीआईपी सीटों पर भी भारी संघर्ष देखने को मिला और पुरानी सत्ता मात्र 80 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई। अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेटफुल एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन,
तो वो क्या करेंगे? मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग, वो अभी मुश्किल है। हमार तो सोच सोच के रोआ खड़ा हो रहा है भाई, छाती ऐसे धौक धौक मार रहा है। बांग्लादेश में 2024 के तख्ता पलट के बाद बनी नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी ही संसद में खड़े होकर जो बयान दिया वो उनकी बदहवासी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने भरी संसद में कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो वे भारत में रहने वाले उन सभी कांगलू लोगों को वापस बांग्लादेश धकेल देंगे। उन्हें साफ दिख रहा है कि इससे उनके देश में एक ऐसा भयंकर शरणार्थी संकट पैदा हो जाएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएंगे। ढाका का यह डर 100% सच है कि टीएमसी के लोकल गुंडे भाग रहे हैं, भागम भाग चल रहा है बंगाल के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए सारे, वैसे अब बंगाल से ये लोग भागने की फिराक में है। आंकड़ा सामने आया है जो किसी भी भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा। वो आंकड़ा क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि अब भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ करने वालों से ज्यादा संख्या उन लोगों की हो गई है जो भारत छोड़कर वापस भाग रहे हैं। जी हाँ, इसे रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। तो जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या सोच है भाई? इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है? बंगाल में बीजेपी की जो सरकार बनी है ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 2 years प्रिसाइजली उसका भी इम्पैक्ट था। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा पहले से ही मदरसों और कट्टरपंथी नेटवर्क्स पर बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं और अब बंगाल भी उसी लाइन पर आ गया है। दोनों राज्यों का यह खतरनाक कॉम्बो अब घुसपैठियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और वहां पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी बहुत है, इसलिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स भी ड्यूरिंग द पास्ट 10-15 years काफी वेस्ट बंगाल में आए और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अब्यूजेस हुए उसके भी इम्पैक्ट इस इलेक्शन में आ रहे थे। बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजोरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? ममता बनर्जी हिंदू मुखालिफ पॉलिसियों को प्रमोट करती हैं और जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको भी वो प्रमोट करती है। कि वो सफे मातम जो है वो बिक चुकी है, वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो जरूर होगी। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला जरूर करेगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो है इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन तो वो क्या करेंगे? तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग, वो अभी भी मुश्किल है। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं। सो वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि द वॉर इज इमिनेंट, war is imminent and the war is going to happen। कि क्योंकि भारत में इतने ज्यादा
जगह पर या इतने ज्यादा एरिया में इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के, तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि जो पहला काम वो करेंगे, मेरा ख्याल है फौरन उठते ही सुबह दांत ब्रश करने के बाद सबसे पहले वो ये कहेंगे पाकिस्तान पे अटैक कर देते। तो ये वाली बात और ये वाली सोच जो हमने एक अपने दिमागों में बिठा रखी है, ओ भाई भारत को और भी काम है, भारत को अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करनी है, आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं तो आप बेहतर क्या करेंगे? इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इकोनॉमी का होना जरूरी है जो हमारी नहीं है। अब तक बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर भारी बवाल रहता था। बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक काम करने की छूट तो थी, लेकिन राज्य पुलिस से तालमेल न होने के कारण तस्कर और दलाल इसका पूरा फायदा उठाते थे। लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। अब बीएसएफ को एक खुली छूट यानी फ्री हैंड मिलने वाला है। राज्य पुलिस अब उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बल्कि उनका हथियार बनेगी। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर उस हजारों करोड़ रुपए के गौ तस्करी सिंडिकेट पर पड़ने वाला है जो फांसी देवा, मालदा और धुबरी के रास्तों से चलता था। भारत में जो मवेशी कुछ $100 के होते हैं वो बॉर्डर पार करते ही हजारों डॉलर्स के हो जाते थे। इस काले कारोबार से बांग्लादेश की लेदर और बीफ इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन अब इस पूरे बॉर्डर को स्मार्ट फेंसिंग, लेजर सेंसर और नाइट विजन डिवाइस से इस कदर सील किया जा रहा है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो हमने खुद बंद की थी इमरान खान के जमाने में। हमें लगता था जब तक 370 नहीं हटेगा हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। भारत ने कहा ठीक है, ओके फाइन, जाओ। उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है कि उन्होंने ना तो 370 जो हटाया था ना दोबारा लगाया है और ना ही हमारी उनके साथ ट्रेड हो पाई है। कई बार हमने कोशिश की तो उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने शर्तें ऐसी लगा दी, उन्होंने कहा जी पहले आप अपने यहाँ से टेररिज्म रोकिए, ये जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दूसरे कई नमूने आपने बिठा के रखे, अनमोल रतन, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए या हमारे हवाले कर दीजिए, उसके बाद ही बात होगी। तो जाहिर है ये तो वही बात हो गई ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए एक और चीज प्रूव होती है, माना कि कभी कोई एक फैक्टर नहीं होता, हम मानते हैं, राइट। आपने जैसे जिक्र किया वो वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज करना। अच्छा, फिर एक होती है एंटी इनकम्बेंसी कि आप 15 सालों से बैठे हुए हैं, शक्ल आपकी हम तंग आ गए हैं आपसे, आपकी वही बातें हैं जो 15 साल पहले होती थी। ये 2 फैक्टर हैं। लेकिन आई थिंक कि बहुत बड़ा फैक्टर, इफ नॉट द मेन फैक्टर, इज जो इनकी जो पोलराइजेशन की कैंपेन्स होती हैं बीजेपी की ना, वो हमेशा से उनकी एक ही गेम होती है कि यार अगर हमने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी रही है। आप इखलाकी तौर पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरली इट इज सक्सेसफुल, इट वर्क्स, राइट। मुझे ये लगता है कि एट वन पॉइंट हमारी और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, वो अगली जो जंग है वो 4 दिन की नहीं होनी, अगली जंग लंबी होनी। और अगली जंग ऐसे ही होनी है कि असम में भी मिसाइल जाने हैं, केरला में भी जाने हैं, तमिलनाडु में भी जाने हैं, मतलब कोई स्टेट रह नहीं जानी। मुंबई तो मतलब बात ही कोई नहीं, वेस्ट बंगाल में भी जाने हैं। और उन्होंने भी आगे से उसी तरह पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इट मींस कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, हम इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे।